कोई नहीं। देखिए साथियों, उदयपुर की बातचीत जैसा हमने इस महीने के प्रारंभ में ही हम लोगों ने चर्चा की थी कि देखिए हर मीटिंग में उदयपुर भी आएगा, गुड डॉट भी आएगा, बहुत सारी चीजें आएंगी और आ भी रही हैं। हर मॉर्निंग सेशन में हम लोग उदयपुर जाने की बात करते हैं, कभी उसका वीडियो देखते हैं, कभी इसके प्रोडक्ट के अवेलेबिलिटी की बात करते हैं, कभी इसके प्रोडक्ट के बेनिफिट्स की बात करते हैं, प्रोडक्ट के रेंज की बात करते हैं। तो निश्चित रूप से हम सब लोग उदयपुर को लेकर के थोड़ा सा सीरियस तो हैं, लेकिन एक चीज जो हम सब लोगों को करनी चाहिए वो ये है कि हम ये देखें कि हमारे ग्रुप में, चाहे आपका ग्रुप कितना भी बड़ा हो या कितना भी छोटा हो, एक चीज हम लोग एक सुनिश्चित करें कि हमारे ग्रुप से कितने लोगों की एंट्री हो चुकी है, कितने लोग बचे हैं, और एसओपी के माध्यम से किन किन लोगों का कितना कितना गुड डॉट अभी बच रहा है क्वालिफिकेशन के लिए। जैसा अभी प्रियांशु जी ने जिक्र किया कि सुरेंद्र सर से बात होने के बाद उन्होंने कहा कि 20 तारीख तक जो भी लोग जाना चाहते हैं वो कम से कम अपने इस उदयपुर के टारगेट को अचीव कर लें, कंप्लीट कर लें। तो देखिए, जब तक एक डेडलाइन नहीं होगा ना, तब तक मामला बनेगा नहीं। डेडलाइन तो होना ही चाहिए, क्योंकि जब भी गोल की बात होती है तो टाइम बाउंड की जो बात होती है, स्मार्ट गोल होना चाहिए। उसमें जो लास्ट में टी आता है स्मार्ट का, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक, और उसके बाद आता है सबसे लास्ट में टाइम बाउंड। तो टाइम बाउंड कहीं ना कहीं होना ही चाहिए गोल के अंदर, तभी हम उस चीज को कर पाएंगे। और चैलेंजेस तो हैं इस प्रोडक्ट को लेकर के, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान इस टारगेट को अचीव करने के लिए प्रयासरत है। हर व्यक्ति को गुड डॉट के प्रोडक्ट चाहिए, और कंपनी को भी ये अंदेशा नहीं था कि इतनी ज्यादा मांग आ जाएगी, इतना ज्यादा डिमांड आ जाएगा। तो अचानक से डिमांड एक महीने में किसी भी एक प्रोडक्ट को लेकर के, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट हो, अगर आ जाता है तो एक समस्या तो खड़ी हो ही जाती है कंपनी के लिए भी और लोगों के लिए भी, कि उनको उपलब्ध नहीं हो पाता वो प्रोडक्ट। ये सारे जद्दोजहद चलते हैं, चलते रहेंगे, और यही एक बेसिक बात है किसी कंपनी के लिए कि वो अपने सेल को, अपने टर्नओवर को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना चाहता है। और हम लोगों के लिए भी एक बहुत अच्छी बात है कि हम लोग भी उस टारगेट को अचीव करने के लिए जद्दोजहद करते हैं, प्रयासरत रहते हैं कि किसी भी तरीके से ये टारगेट अचीव हो जाए। तो इस पर देखिए, मेरा सुझाव तो मैं क्या कहूँ, क्योंकि गुड डॉट के अलावा दूसरे किसी प्रोडक्ट को लेकर के तो आप इस चीज को कर नहीं पाएंगे, करना तो गुड डॉट से ही है। लेकिन एक सजेशन ये जरूर है कि जिस भी नजदीकी पीयूसी में आपको जो भी प्रोडक्ट मिलता हो गुड डॉट का, वो आप ले लीजिए। और अगर आपका डिस्प्ले वाल है तो डिस्प्ले वाल पर कटवा लीजिए। आपके डाउनलाइन को, मान लीजिए आपको उस प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है, सपोज कीजिए, एक एग्जांपल के रूप में मैं रख रहा हूँ, मान लीजिए आपको अचारी टिक्का पसंद नहीं है, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, आपको अचारी टिक्का पसंद नहीं है और किसी पीयूसी पर आप गए और वहां पर अचारी टिक्का उपलब्ध है, तो आपको क्या करना है, ये मैं थोड़ा सा बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आपको करना यह है कि आप अचारी टिक्का, अगर डिस्प्ले वाल है तो आप अपने डिस्प्ले वाल पर ले लीजिए, और अगर आपके डाउनलाइन के किसी व्यक्ति को अचारी टिक्का पसंद है तो आप उनके ऊपर उसकी बिलिंग कर ही सकते हैं। ये सारे लोग जो भी डिस्प्ले वाले होल्डर हैं सबको पता है कि हम अपने डाउनलाइन की भी ही बिलिंग कर सकते हैं, सिर्फ ना क्रॉस लाइन की कर सकते हैं ना अपलाइन की कर सकते हैं। तो अपने डाउनलाइन के किसी भी व्यक्ति पर हम वो अचारी टिक्का बेच सकते हैं, उनको मदद कर सकते हैं इस तरीके से कि वो उनके टारगेट पूरे हो जाएं, उनको अचारी टिक्का भी मिल गया और उनकी बिलिंग भी हो गई। तो देखिए, एक जो बात कही जाती है ना कि जब हम दूसरों का भला करते हैं तो परमात्मा हमारा भला करता है। और भलाई की जहां बात आती है तो दो तरीके से हम लोगों की भलाई करते हैं। एक तो हम अच्छे कामों को करने की बात करके या उनको प्रेरित करके हम उनकी भलाई करते हैं। दूसरी तरह की भलाई होती है कि हम गलत काम को रोक करके भी हम दूसरों की भलाई करते हैं। मान लीजिए, भलाई की जहां तक बात है, सिर्फ अच्छे काम करने से ही भलाई होती है ऐसा नहीं है। हम किसी को फायदा पहुंचाते हैं तो सिर्फ हम अच्छी बात करें और अच्छा रास्ता दिखाएं, उसी से भलाई होगी ऐसा नहीं है। हम गलत रास्ते पर जाने से अगर किसी व्यक्ति को रोकते हैं तो वो भी बहुत बड़े भलाई का काम है। अगर कोई व्यक्ति गलत रास्ते पर जा रहा है या गलत तरीके से काम कर रहा है, उसको रोकना भी एक भलाई का काम ही है।
तो भलाई हम दोनों तरीके से करते हैं। कहने का मेरा तात्पर्य यहाँ पर ये था कि जब हम अपने डाउनलाइन की भलाई के बारे में सोचते हैं तो अपना भला तो खुद ही हो जाता है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और ये कहानी भी मैंने वहां पर बनारस की मीटिंग में मैंने सुनाई थी, थोड़ी लंबी कहानी थी लेकिन बहुत इम्पैक्ट मैसेज उसका था। तो उस कहानी को मैं नहीं सुनाऊंगा यहाँ। आप ऐसा नहीं कि जो लोग सुन चुके हैं वो फिर बोर हों, लेकिन एक दूसरी कहानी के माध्यम से जरूर मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा इस चीज को समझिए। और संभवतः मैंने एक आध बार ये कहानी रिपीट भी किया है मैंने इस मॉर्निंग सेशन में, लेकिन फिर से उसको सुन लीजिए, ये आपके बड़े काम आएगा। और कुछ इस तरह की कहानियां आपको मोटिवेट भी करती हैं, प्रेरित भी करती हैं काम करने के लिए, दूसरों के बारे में अच्छा सोचने के लिए। और वो ये है कि एक लड़की थी, बहुत सांवली सी, बहुत सुंदर सा चेहरा नहीं था उसका, लेकिन वो एक चीज करती थी कि वो प्रार्थना किया करती थी भगवान को। डेली वो आरती दिखाना, सुबह और संध्या दोनों समय में वो दीप जलाना, वो सारे जो कर्म होते हैं पूजा पाठ के, वो सारा वो करती थी। लेकिन और अच्छा, पूरे मनोयोग से करती थी वो, ऐसा नहीं कि आधे अधूरे मन से, जैसे हम लोग आरसीएम करते हैं ना आधे अधूरे मन से, उस तरीके से नहीं, वो पूरे मनोयोग से हर वो करती थी, पूजा पाठ करती थी। तो एक दिन भगवान उनको दर्शन दिए और उन्होंने उस लड़की से कहा कि देखो तुम जो है ना वो बेकार का पूजा पाठ कर रही है, तुम्हारे पूजा पाठ का कोई फायदा या कोई आशीर्वाद हम देंगे ऐसी सोच मत रखो। तुम पूजा पाठ मत करो, अपना अपना काम जो भी तुम्हारा दिनचर्या है वो करो, पढ़ो लिखो, और भी जो काम है वो करो, क्योंकि तुम्हारे पूर्व जन्म का कुछ इस तरह का कारनामा रहा है जिसकी वजह से हम तुमको इस जन्म में कोई आशीर्वाद नहीं दे सकते हैं। तो वो लड़की बड़ी मायूस हुई, स्वाभाविक था कि कोई पूरे तन मन धन से पूजा अर्चना कर रही हो और उसको इस तरह का संदेश मिले, तो वो थोड़ी विचलित भी हुई, मायूस भी हुई। और उसने एक बात भगवान से कही कि देखिए प्रभु, आपको जो करना है वो आप अपना काम कीजिए, हमको जो करना है वो हम करें। आप हमारे काम में टांग मत अड़ाइए, हमको जो करना है, हमारी जो भावना है वो मैं कर रहा हूँ, आपको जो करना है वो आप कीजिए। तो भगवान बोले ठीक है भाई, अब मेरा समझाना काम था, मैंने समझा दिया, अब तुम्हारी मर्जी। वो विलुप्त हो गए, चले गए। लेकिन ये लड़की जो है वो माँ की चूंकि इकलौती थी, माँ बाप के इकलौती संतान होने की वजह से पूरे घर का खर्च और सारा जिम्मेदारी इस लड़की पर ही थी, और कोई संतान नहीं था उनके माँ बाप को। तो वो जो भी काम होता था वो करती थी, और उसके साथ साथ वो पूजा पाठ कभी छोड़ी नहीं, करती रही। और उसने अपनी तन्मयता बढ़ा दी, उसने अपना लगन और बढ़ा दिया, उसने थोड़ा सा टाइम और बढ़ा दिया, पूजा पाठ का करने लगी। तो एक आध साल के बाद फिर इंद्र देवता आए ऊपर से, क्योंकि जब बहुत मनोयोग से जब कोई पूजा करता है ना, तो सबसे पहले इंद्र का ही सिंहासन जो है वो डोलता है, ऐसी एक कही जाती है बात। क्योंकि देवताओं के राजा इंद्र हैं, और उनको ये लगता है कि पूजा पाठ ही अगर बहुत कोई कर लेगा तो हमारी जो गद्दी है ना राजा वाली, वो छिन जाए। इस भावना के साथ इंद्र आए कि भाई ये तो और ज्यादा मतलब सघन ये तपस्या और पूजा पाठ करना शुरू कर दिया, कहीं ऐसा नहीं कि मेरी गद्दी छीन ले। ये फिर प्रकट हुए, और प्रकट होने के बाद दूसरी बार इन्होंने कहा कि देखो तुम पूजा पाठ कर रही हो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन पिछली बार मैंने एक साल पहले तुमको आकर के बताया था कि इन कामों को करने का कोई फायदा नहीं मिलने वाला है, मैं कोई आशीर्वाद नहीं दूंगा तुम्हें, क्योंकि तुम्हारे पूर्व जन्म के कुछ इस तरह के कारनामे थे, इसलिए तुम बेकार में अपना टाइम खराब कर रही हो। कई बार होता है ना, लोग मार्केट में मिलते हैं आरसीएम करने वाले, जो बहुत लगन से आरसीएम करते हैं, तो मना करने वाले बहुत सारे लोग आपके अड़ोसी पड़ोसी मिल जाते हैं कि अरे फालतू का काम है यार, क्या कर रहे हो ये सब, छोड़ो अपना काम करो, बिना मतलब का आरसीएम आरसीएम लेकर के घूम रहे हो, कभी बैग लेके घूमते हो, कभी प्रोडक्ट लेके घूमते हो, कभी प्लान को दिखाने के लिए घूमते हो। तो उसी तरीके से उस लड़की के साथ भी हुआ। तो उस लड़की ने दूसरी बार इंद्र को जवाब दिया, बोला कि प्रभु, आप पिछली बार जो आए थे और आपने जो बताया मुझे अच्छे से याद है, लेकिन आप बार बार ये आके बता रहे हैं कि तुमको कुछ नहीं देंगे, तुमको कुछ नहीं देंगे।
तो हम ये कहाँ कह रहे हैं हमको कुछ चाहिए? हमको तो कुछ चाहिए ही नहीं। मैं ये पूजा पाठ अपने लिए थोड़ा कर रही हूँ। तो थोड़ा सकते में आए इंद्र भगवान, बोले कि क्या मतलब तुम्हारा? तो फिर तुम कर तुम रही हो, बोलती हो कि हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, तो फिर कर किसके लिए रही हो? बोले कि हमको प्रभु आपसे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस ये चाहता हूं कि हमारी माँ को एक सुंदर सा नाती मिले, और वो दूध की कटोरी, वो भी सोने के चम्मच से वो दूध मेरी माँ उसको पिलाए। मैं तो सिर्फ इतना चाह रहा हूं, और इसी के लिए मैं इस काम को, इस पूजा पाठ को कर रही हूँ। तो अब इंद्र समझ नहीं पाए कि उसने क्या मांग दिया अनजाने में। उसने कहा कि ठीक है, जब तुम दूसरे के लिए कर रही हो तो तथास्तु, जाओ तुम्हारे साथ ऐसा ही हो। बोली बस इतना ही चाहिए था, हमको तो अपने लिए कुछ चाहिए नहीं। इंद्र देवता चले गए साहब स्वर्ग, अपने गद्दी पर बैठ गए जाके। अब देखिए मैसेज क्या है, इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। आप में से कुछ लोगों को ये मैसेज समझ में आ गया होगा, कुछ को नहीं समझ में आया होगा, तो मैं उसको थोड़ा सा एलोबरेट कर दूं। उसने अनजाने में क्या मांग लिया? एक तो वो बहुत सांवली सी, बहुत खूबसूरत नहीं लड़की थी, और उसने अपनी माँ के लिए मांगा क्या? कि वो अपने नाती को कटोरी में चम्मच के दूध से दूध पिलाए। अब मुझे आप एक बात बताइए, एक गरीब परिवार सोने के चम्मच से दूध तभी पिलाएगा जब वो अमीर होगा। लोगों को तो स्टील का चम्मच भी गरीब लोगों को नसीब नहीं होता, एल्यूमिनियम का चम्मच या किसी और तरीके से लोग दूध पिलाते हैं। उसने इनडायरेक्टली अपनी अमीरी भी मांग ली, अपनी, अच्छा सुंदर सा नाती हो तो अपने लिए एक सुंदर सा वर भी मांग लिया, क्योंकि शादीशुदा थी नहीं, तो नाती तो तब होगा ना जब उसकी शादी होगी, अकेली संतान थी वो। तो अपने लिए अच्छा वर भी मांग लिया, धन दौलत भी मांग लिया, ये सारी चीजें मांग ली उस लड़की ने इनडायरेक्टली। तो कहने का भाव, तात्पर्य मेरा ये है कि अगर हम अपने डाउनलाइन के लिए भी ये सारी चीजें अगर मांग लें तो अपने पास तो खुद ही आ जाएगा वो सारा चीज। हम क्यों अपने लिए मरे जा रहे हैं? अपने डाउनलाइन के ज्यादा से ज्यादा लोग अगर हमारे मर्सिडीज पर चढ़ने लग जाएं भाई साहब, तो मुझे क्या चाहिए? मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। इस भावना के साथ अगर इस बिजनेस को आप करेंगे तो निश्चित रूप से, देखिए शुरुआती दौर में मीटिंगों में हम लोग ये चीज कहा करते थे कि साहब हमारे दोनों ग्रुप में जो है ना वो कार वाले लोग आ जाएं, तो अपनी कार तो ऐसे ही आ जाएगी, कहाँ टेंशन है? आप मुझे बता दीजिए, ये बिजनेस इतना इतना शानदार ये सिस्टम है, इतना शानदार ये बिजनेस है। आप अपने डाउनलाइन के बारे में ही सिर्फ सोच लीजिए। आप सोच लीजिए कि मुझे 20 लोगों के साथ उदयपुर जाना है, इतना सोच लेना ही आपको कामयाब और सफल बना देगा, यकीन मानिए। आप उदयपुर जाएं या ना जाएं, आपके घर में अच्छी इनकम जरूर आ जाएगी, नंबर एक। और जब 20 लोग आपके डाउनलाइन से जाएंगे तो निश्चित रूप से आपके अंदर एक भावना आएगी कि यार हमने 20 लोगों को तैयार कर दिया और मैं ही खुद नहीं जा रहा हूँ, ये कितने शर्म की बात है। कल की डेट में वही लोग पूछेंगे कि सर आपने हमको तो तैयार कर दिया उदयपुर जाने के लिए, आप किस ट्रेन में रिजर्वेशन करवा रहे हैं, मैं आप ही के साथ चलूंगा। तो ऐसी स्थिति में आपको स्वतः उस काम को करवाना पड़ेगा। तो अगर आप खुद उस काम को नहीं कर रहे हैं, या आप थोड़े, देखिए मानव स्वभाव है आलसीपन, आलस जो है ना एक मानवीय स्वभाव है। हर व्यक्ति आलसी होना चाहता है। सारी सुख सुविधाओं को प्राप्त करने का मतलब क्या है? कि हम अव्वल दर्जे के आलसी बने। भाई सारा चीज आ गया तो अब काम क्या करना है मुझे बताइए आप। तो एक मानवीय स्वभाव है आलसी होना, इस चीज को आप समझिए। जो भी लोग सुख सुविधा या जो भी चीज चाहते हैं, पैसा धन दौलत जो भी चीज चाहते हैं, कार अच्छा बंगला, ये सारे लोग मूलतः आलसी स्वभाव के होते हैं। लेकिन उन चीजों को प्राप्त करने के लिए, उस भोग विलासता वाली चीजों को प्राप्त करने के लिए जो शुरुआती दौर में संघर्ष करना होता है, ये संघर्ष के दौर से गुजरना ही पड़ेगा। बिना उसके आप अव्वल दर्जे के आलसी नहीं बन सकते।
तो इस चीज को समझिए, और आप बिजनेस स्कूल जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये जिक्र आएगा। रॉबर्ट टी कियोसाकी जी ने भी अपनी किताब में इसका जिक्र किया है कि भाई हम तो एक नंबर के आलसी बनना चाहते हैं। उन्होंने खुद कहा है कि हम एक नंबर के आलसी बनना चाहते हैं। मतलब आलसी का मतलब क्या, अपने मन मर्जी से हम जब मर्जी आएगा तो काम करेंगे, मर्जी नहीं आएगा तो नहीं करेंगे। मतलब इस टाइप की जिंदगी हम जीना चाहते हैं। हम किसी के बंधन में रह करके, किसी के आदेश को पालन करके हम अपने जीवन को व्यर्थ करना नहीं चाहते। और इसलिए मैं इतनी कड़ी मेहनत करता हूँ। अपनी कड़ी मेहनत के जवाब में उन्होंने यही कहा कि हम आलसी होना चाहते हैं, इसलिए हम कड़ी मेहनत कर रहे हैं। तो हमारा भी एक मैसेज आप इसको समझ लीजिए, वो ये है कि हम सब लोग आलसी होना चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि बहुत ज्यादा काम करें। और वो चीज जब हम हमारी चाहत है तो हमें आज वर्तमान में हमारा भविष्य बहुत शानदार हो, इसके लिए हमें वर्तमान में जीना होगा, वर्तमान में संघर्ष करना ही पड़ेगा। और इस संघर्ष से गुजर के ही कोई व्यक्ति कामयाब बनता है, सफल बनता है। बिना संघर्ष किए आज तक, भाई साहब, सोने को भी चमकाने के लिए उसे आग में तपाना पड़ता है। किसी भी आपको कोई औजार ही बनाना हो नुकीला, तो आपको उस दौर से उस प्रोडक्ट को गुजारना पड़ता है, उस चीज को गुजारना पड़ता है। चाहे कोई आप छेनी बनाए या कोई भी औजार, एक कील ही बनाए, तो बहुत टेम्पर करके, बहुत तपा करके उस औजार को बनाया जाता है, उस टूल्स को बनाया जाता है। तो हम भी एक, अगर अपने आप को टूल्स समझें, तो हमें भी उन सारे संघर्षों से, उन सारे स्थितियों से गुजरना पड़ेगा। एक होता है ना, सोना जब कुंदन तब बनता है जब उसको बहुत तपाया जाता है। तो ठीक इसी तरीके से इस बिजनेस में जितने भी साथी आए हैं, इस बिजनेस में आने का उन्होंने चुनाव किया है, सफल होना चाहते हैं, तो हमें इन सारी तकलीफों से होके ही गुजरना पड़ेगा। रास्ता यही है, आपको संघर्ष करने पड़ेंगे। लेकिन अब संघर्ष का तरीका, अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि साहब आप बस दशरथ मांझी बन जाइए। हर व्यक्ति दशरथ मांझी नहीं बन जाएगा कि पहाड़ को तोड़ना है छेनी हथौड़ी से, बहुत बड़े बड़े वजन उठा के ढोने हैं। यहाँ डायरेक्ट सेलिंग में जिस तरह के संघर्ष की जरूरत है, जिस तरह के काम करने की जरूरत है, उस तरह के काम को करने पड़ेंगे। ज्यादा से ज्यादा प्लान दिखाना, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट यूज करना, प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताना। और दूसरी चीज, यहाँ पर जो हम लोग प्लान दिखाते हैं, प्लान में हम एक चीज जो बताते हैं लोगों को प्लान दिखाते समय, उसमें हम सपनों का जिक्र जरूर करें। कई बार क्या होता है कि जब हम प्लान दिखाते हैं तो सिस्टम की बात हम लोग करते हैं, प्लान की बात हम लोग करते हैं, पैसा किस तरह से कंपनी देती है वो हम बताते हैं, सारा चीज बताते हैं। एक चीज जो छूट जाती है, देखिए हम लोग अगर आज इस बिजनेस में टिके हुए हैं, या पुराने जितने भी साथी हैं अगर इस बिजनेस में आज तक टिके हुए हैं, लगे हुए हैं, लगातार काम कर रहे हैं, तो इसके पीछे कोई ना कोई वजह है। और बहुत सारे जो नए साथी आते हैं वो इस बिजनेस को बहुत जल्दी क्विट कर जाते हैं। ऐसा क्यों है? और हम लोग क्यों इतने लंबे समय से इस बिजनेस में लगे हुए हैं? हम हो या सुजीत सर हो, सुरेंद्र सर हो, मुकेश कोठारी जी हो, जो भी जितने भी लोग हैं, क्यों आज टिके हुए हैं? और क्यों आज एक व्यक्ति जब ज्वाइन करता है, या हम लोग जब उसको ज्वाइन करवाते हैं, प्लान दिखा के, प्रोडक्ट दिखा करके, समझा करके, उसके इनकम को दिखा करके, क्यों वो व्यक्ति क्यूट कर जाता है? सिंपल सा एक रीजन है, और इस रीजन को जितनी जल्दी आप समझ जाएंगे, आप लोगों को अपने बिजनेस में टिकाए रख पाएंगे। तो वो है, हम प्लान दिखाते समय एक चीज जो मिस कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कुछ किताबों को पढ़ने के बाद और अनुभव के आधार पर मैं ये बात कह रहा हूँ, कि हम कहीं ना कहीं जिस व्यक्ति को प्लान दिखाते हैं उसके सपने को हम नहीं छूते हैं, उसके ड्रीम को हम जगा नहीं पाते हैं। परिणाम ये होता है कि एक व्यक्ति 100 बीवी पर आके उलझ जाता है कि भैया 100 बीवी की परचेजिंग कर लो, बस आईडी बची रहे। पुनेंदु जी एक बात करते हैं कि साहब हम जीवन बचाने की बात करते हैं और कुछ लोग आईडी बचाने के ऊपर दिमाग लगाते हैं। तो ये क्या है? देखिए, है तो ये कोटेशन और ये बहुत सिंपल एक लाइन में एक बात बोल दी जाती है, लेकिन इसकी गहराई में, जब किसी कही हुई बात की गहराई में जब आप जाएंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी। हम लोगों के सपनों को जगाया गया, सुजीत सर ने हम लोगों के सपने को छुआ, उसको जगाया, एहसास करवाया कि आपके ड्रीम क्या है, आप क्यों इस बिजनेस में आए, क्यों। देखिए, वो 1000 मील की यात्रा हो या एक कदम का सफर, बिना क्यों के चल ही नहीं सकता। क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है। और कहीं ना कहीं हम ये वाई जो है ना, क्यों, हम विजुलाइज नहीं करवा पाते हैं नए प्रोस्पेक्ट। और यही कारण है कि एक व्यक्ति जब इस बिजनेस में आता है तो फिर वो
बहुत लंबे समय तक टिक नहीं पाता, क्योंकि हम उसके सपने को जगा ही नहीं पा रहे हैं। तो सपने को जगाना जरूरी है। क्यों की जहां तक बात है, आप देखिए क्यों पर इतनी सारी बातें हो रही हैं कि भाई क्यों जाना है उदयपुर। बहुत सारे कारण सुजीत सर ने अपने पीपीटी में बताया, दिखाया कि भाई क्यों। ये क्यों जिस व्यक्ति का क्लियर हो जाएगा ना, आरसीएम ही क्यों, ये क्यों जिस व्यक्ति का क्लियर हो जाएगा, जिस भी व्यक्ति का क्लियर हो जाएगा, गारंटी मैं देता हूं कि वो इस बिजनेस को छोड़ ही नहीं सकता। ये क्यों क्लियर होना जरूरी है। और कहीं ना कहीं हम ये क्यों से ही चूक जाते हैं। क्यों बताने के लिए, क्यों को विजुलाइज करवाने के लिए सामने वाले को, प्रोस्पेक्ट को हम क्यों करना है ये बिजनेस, हम उनको ये चीज नहीं दिखा पाते हैं। हम छोटी छोटी चीजें दिखाते हैं प्लान में। 5 रुपए का प्रोडक्ट था जी, बना कंपनी में, और आप कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते 10 रुपया आ गया। और ये जो 45% है ये बिचौलिए खा जाते हैं, मिडिल मैन के पास चला जाता है, और यही बिचौलियों को हटा देते हैं तो हमारे पास 45% वापस आ जाता है। सिंपल सा प्लान हम लोग ये दिखा देते हैं, और छोटे छोटे अमाउंट दिखाते हैं। 5 की चीज 10 में। आदमी सोचता है यार 5 रुपया तो हम ऐसे ही पान खा के थूक देते हैं, कौन सा जीवन में परिवर्तन आ जाएगा 5 रुपए से। हम बहुत बड़े विजन, बहुत बड़े क्यों, बहुत बड़े सपने की बात जब हम सामने वाले से नहीं करते हैं तो वो व्यक्ति इस बिजनेस को बहुत हल्के में लेता है। और यही कारण है कि एक व्यक्ति जब इस बिजनेस में आता है तो इस बिजनेस को फिर छोड़ के वो जल्दी, जितनी जल्दी आता है उससे दुगनी गति से वो चला जाता है। एक कहावत है ना कि गधे के सर से सींग गायब जिस तरीके से हो जाता है, उस तरीके से लोग भी हमारी टीम में जिस तेजी से आते हैं उसकी दुगनी गति से फिर गायब भी हो जाता है। अब देख लीजिए उठा करके अपने रिकॉर्ड को। एक बार जब आपने बहुत मोटिवेट करके, बहुत परस्यू करके, बहुत समझा बुझा करके एक व्यक्ति को जब हम बिजनेस ज्वाइन करवाते हैं तो उसके बाद उसके अगले महीने से उसकी परचेजिंग बंद। 50% से ज्यादा, ये डाटा है, कंपनी का डाटा है कि 50% से ज्यादा लोग नेक्स्ट मंथ में परचेजिंग नहीं कर पाते। कारण क्या है? प्रोडक्ट वही, सिस्टम वही, प्लान वही, सब कुछ वही। एक व्यक्ति इस सिस्टम में टिक जाता है और एक व्यक्ति इस सिस्टम से आउट हो जाता है। सिर्फ एक कारण है कि हम कहीं ना कहीं प्लान दिखाते समय उनके सपने को नहीं जगा पाते हैं, उनके सपने को हम पूछने की जहमत नहीं उठा पाते हैं। और एक चीज जो बहुत गड़बड़ी हो रही है, मुझे ऐसा लगता है कि इतने हिस्ट में, इतनी जल्दीबाजी में हम लोग हैं। असल में देखिए, हम गलती तो नहीं कहेंगे इसको, इसलिए कि हम लोग 5G के जमाने में हैं तो हर चीज फास्ट चाहते हैं। हम ये भी चाहते हैं कि जल्दी से आदमी ज्वाइन कर ले, हम ये भी चाहते हैं कि जल्दी से आदमी बल्क परचेजिंग कर ले, हम ये भी चाहते हैं कि जल्दी से आदमी रॉयल्टी बन जाए। ये सारी चाहते ठीक है अपनी जगह पर, लेकिन ये सारी चाहते तब पूरी होंगी जब सामने वाले के सपने को हम छुएंगे। सामने वाला भी तभी एग्रेसिव होकर के वर्क करेगा जब उनके सपने जगेंगे। तो सपने को जगाने का काम कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग जब शुरुआती दौर में आए इस बिजनेस में, बहुत बड़े सपने नहीं थे, बहुत हिट से ज्वाइनिंग होती थी, इतने सारे प्रोडक्ट नहीं थे, कुछ भी नहीं था। इसके बावजूद अगर पुराने लोग आज तक इस बिजनेस में सफल हुए हैं, कामयाब हुए हैं, टिके हुए हैं, तो इसके पीछे सिर्फ एक वजह है, वो है उनके ड्रीम, उनके सपने। उन सपनों की वजह से हम लोग इस बिजनेस में टिके हुए हैं। और सपने में जो 2 चीजें आती हैं, एक तो आती है कि इच्छा, चाहत, लालसा, इसको आप जो नाम देना चाहें, डिजायर, कि हमको ये चाहिए। एक तो ये आदमी को प्रेरित करता है, और नहीं तो दूसरी चीज से एक व्यक्ति प्रेरित होता है कि जो तकलीफ हम झेल रहे हैं उस तकलीफ से हम कैसे छुटकारा पाए। और इसका मैं बहुत सटीक और बहुत छोटा एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। आपको कोई बोले कि साहब आप पेट दर्द की दवा खा लो, आप स्वस्थ हैं, आपको पेट दर्द नहीं हो रहा है, तो क्या आप खाएंगे? कोई नहीं खाएगा, मैं भी नहीं खाऊं। और हमको दवा किस चीज की दी जा रही है? पेट दर्द की। तो पेट दर्द की दवा भाई साहब तो हम तब खाएंगे ना जब हमें पेट दर्द होगा। पेट दर्द हो नहीं रहा है और आप दवा खिलाए जा रहे हैं। तो पेट दर्द की अवस्था में एक डॉक्टर का बताया हुआ दवा जब एक व्यक्ति खाता है तो उसके पीछे क्या वजह है? उसके पीछे वजह होता है उस तकलीफ से मुक्ति। जो पेट में दर्द हो रहा है ना, उस तकलीफ से हम मुक्त हों, इसलिए हम दवा का सेवन करें। तो वहां पर जो है, वहां पर वो एक निगेटिव, आप इसको मान लीजिए, है जरूरी, लेकिन ये एक निगेटिव सोच है कि जब पेट दर्द होगा तो दवा खाना जरूरी है। लेकिन जब हम न्यूट्रिशन की बात वहां पर करते हैं, हम न्यूट्रिशन को जब लेके आते हैं, अच्छे खान पान को जब लेके आते हैं,
फाइबर युक्त भोजन और पौष्टिक आहार की बात जब हम करते हैं तो वहां पर निगेटिविटी चीज नहीं होती, वहां पर निगेटिव बातें हम नहीं करते। वहां हम ये कहते हैं कि साहब इन चीजों का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके पेट दर्द नहीं होंगे, आपका कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा और तमाम तरह के जो गैस बनते हैं वो नहीं बनेंगे पेट में। इन इन चीजों का जब आप इस्तेमाल करेंगे तो चीजें दोनों हैं। लेकिन एक व्यक्ति तत्काल तकलीफ से बचने के लिए किसी काम को कर देता है और एक व्यक्ति वो चीज नहीं हो इसलिए उन कामों को करता है, अच्छा न्यूट्रिशन लेता है, अच्छा पौष्टिक आहार लेता है। चीजें दोनों हैं, इंसान दोनों तरीके से काम करता है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है, इन दोनों बातों को बताने के पीछे का जो मेरा उद्देश्य है, जो कंसर्न है, वो ये है कि एक व्यक्ति को जब हम प्लान दिखाते हैं इस सिस्टम में लाने के लिए, तो दो चीजें उसके साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ दो चीजें होती है। एक, वो जिस तकलीफ से गुजर रहा है, या तो उसको उससे छुटकारा पाने का कोई रास्ता हम बता दें, और दूसरी चीज होती है कि उसकी जो चाहते हैं, उसकी जो इच्छाएं हैं, उसकी जो लालसाएं हैं, उसको पूरा करने के लिए हम उसको वो तरीका बताएं। ये दोनों तरीके काम करते हैं और दोनों तरीके बहुत सटीक हैं। जो आगे की सोचने वाले लोग हैं, जो दीर्घकालिक सोच वाले लोग हैं, वो अपनी चाहतों, इच्छाओं को सुन के समझ के बहुत एग्रेसिव काम करेगा। और कुछ लोग, जैसे कोई आदमी कर्जे में है, आप बहुत सारे चैट विद सुरेंद्र बस में आप देखिए बहुत सारे एपिसोड्स आपको मिलेंगे। प्रियांशु जी गवाह हैं क्योंकि वो शूट भी करते हैं, फाउंडर डायरेक्टर भी हैं, बहुत सारे वो चैट्स को उन्होंने सुना है। तो बहुत सारे चैट विद सुरेंद्र बस में ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने कहा है कि मैं बहुत कर्जे से दबा हुआ था, बहुत सारा कर्जा था, इस बिजनेस में आए और एग्रेसिव काम किए और हम 2 साल में ही सारा कर्जा खत्म हो गया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं बड़े बड़े। इस बिजनेस में भी आपको आरसीएम में, ये तो चैट विद सुरेंद्र बस की मैं बात कर रहा हूँ, इस बिजनेस में सुरेंद्र सर खुद बोलते हैं, कई बार उन्होंने इसका जिक्र किया है कि हम इस बिजनेस में आकर एग्रेसिव काम किए। क्यों? क्योंकि उनकी माता जी को कैंसर हो गया था और इलाज करवाने के लिए जितने ज्यादा पैसे चाहिए थे, जितना शानदार हॉस्पिटल चाहिए था, वो नहीं था। इसलिए उन्होंने एक ड्रीम लिया, एक सपना लिया, एक इमोशनल ड्रीम जिसको बोलते हैं वो, कि एक इमोशनल ड्रीम अपने अंदर पैदा मैंने किया कि मैं इतना पैसा कमाऊंगा कि हमारे आने वाले किसी भी परिवार को पैसे की वजह से इलाज न हो पाए, ऐसा नहीं हो भविष्य में। इसलिए मैं इसमें एग्रेसिव काम किया। तो मेरे कहने का तात्पर्य यहाँ वही है, उसी चीज को मैं थोड़ा दूसरे एंगल से या दूसरे तरीके से बताने का प्रयास कर रहा हूँ। भावना मेरी वही है कि हम जब भी प्लान दिखाएं किसी भी प्रोस्पेक्ट को, तो सपने का जिक्र जरूर करें, क्योंकि हर व्यक्ति में से मैक्सिमम लोग को जब आप प्लान दिखाएंगे तो उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कर्जे से दबे हुए हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे को वो एजुकेट करना चाहते हैं लेकिन उनके पास वो संसाधन नहीं है जिसकी वजह से वो अच्छे स्कूल में बच्चों का एडमिशन करा पाए। बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिलेंगे जिनके पास पैसे की कमी है, जिसकी वजह से उनका बच्चा पढ़ना तो चाहता है मोबाइल पर, एंड्रॉइड पर, वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, उनको लैपटॉप और मोबाइल की सुविधा वो नहीं दे पा रहे हैं। वो अपने मित्रों के पास जाकर के वो या किसी तरह से अपना पेट काट करके या किसी तरह से जुगाड़ करके ईएमआई पर एक मोबाइल एक व्यक्ति ले करके अपने बच्चों को देता है। तो ये सारी जो पीड़ाएं हैं, अगर हम इन सारी पीड़ाओं को भी प्लान को दिखाते समय बातचीत के क्रम में अगर हम रखें तो भी एक व्यक्ति बहुत मोटिवेट होकर के इस बिजनेस में लंबे समय तक टिक जाएगा और टिक करके वो एग्रेसिव तरीके से काम करेगा कि इन तकलीफों से उसको छुटकारा मिलने वाला है, कर्जे से छुटकारा मिलने वाला है, बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाने की जो काबिलियत नहीं है उसके पास, उससे उसको छुटकारा मिल जाएगा, अच्छे स्कूल में उसका एडमिशन करवा पाएगा। तो ये सारी तकलीफें, तो हमें दोनों चीजों का जिक्र करना है प्लान दिखाते समय, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और ये क्यों जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्यों को आप भी महसूस कीजिए और अपने डाउनलाइन को भी महसूस करवाइए। आप आस्क द क्वेश्चन, क्वेश्चन आप पूछिए। और इसके लिए जो एक टेक्निक अप्लाई की जाती है वो की जाती है टेड टेक्निक, TED इसको बोलते हैं, TED टेक्निक, टेल मी। आप समझिए इस टेक्निक को, बहुत ही शानदार टेक्निक है। टेड आप लिख लीजिए अगर आप नोट करने की स्थिति में हो तो। टेड का मतलब होता है कि आप सामने वाले से, प्रोस्पेक्ट से, और ये जो टेक्निक है ये प्रोबिंग में आता है। प्रोबिंग का मतलब होता है कि ध्यान से किसी चीज को जांचना परखना। जब हम एक व्यक्ति से बातचीत करते हैं प्लान दिखाने के लिए, ओपनिंग, प्रोबिंग, जो ये चीज मैंने आपसे पहले भी मैंने किया है आपसे शेयर इन सब चीजों को कि ओपनिंग किस तरह से हम करें। तो ओपनिंग के बाद आता है
प्रोबिंग। प्रोबिंग का मतलब होता है सतर्कता पूर्वक जांच परख करना। और यहाँ पर जांच परख करने का तात्पर्य मेरा यहाँ क्या है कि एक प्रोस्पेक्ट से जब हम प्रोबिंग करते हैं तो उसमें टेड टेक्निक का इस्तेमाल हम लोग करें। टेड का मतलब होता है, टी से होता है टेल मी। अब बताइए कि आपकी चाहते क्या हैं, आपकी लालसाएं क्या हैं, आपकी इच्छाएं क्या है, आपके डिजायर क्या है, आपके सपने क्या है, टेल मी। फिर उसके बाद जब आपने टी कर लिया तो फिर आप एक्सप्लेन, फिर उनको बोलिए कि सर एक्सप्लेन कीजिए इसको कि ये जो आप ड्रीम देख रहे हैं कार, भाई एक व्यक्ति का एक सपना है मान लीजिए कार लेने का, तो उसने कह दिया कि मुझे तो सर एक मोटरसाइकिल पर चढ़े बहुत दिन हो गया, मैं लंबे समय से मोटरसाइकिल पर चढ़ रहा हूँ, लेकिन अब परिवार मेरा बड़ा हो गया और मैं अब कार लेना चाहता हूँ। उसने अपने सपने में क्या बताया, कार। तो उसने, आपने क्या किया, टेल मतलब बताइए। फिर आपका जो दूसरा क्वेश्चन होना चाहिए, एक्सप्लेन। एक्सप्लेन कीजिए सर किस तरह की कार चाहिए, कितने सीटर चाहिए। भाई कार तो नैनो भी है, कार ऑल्टो भी है, कार मर्सिडीज भी है, कार इर्टिका भी है 7 सीटर। तो तमाम तरह की कारें, उसको एक्सप्लेन कीजिए सर किस कलर की कार, कितने लोगों के लिए, कितनी आपको यात्रा करनी है, कितनी दूरी आप ट्रेवल करेंगे। जो कार आप लेंगे भाई तो आप अपने परिवार के साथ यात्रा तो करेंगे, तो आपके रिलेशंस कितने कितने दूरी पर हैं। आप उस कार से जब जाएंगे तो कितनी दूरी आप ट्रेवल करना चाहते हैं कार से। और तब फिर आता है डी का मतलब डिस्क्राइब। उसको डिस्क्राइब कीजिए, उसको उसका विवरण दीजिए। तो अब जब आपने टेड टेक्निक का इस्तेमाल किया तो आपने उसके सपने के अंदर घुस करके उसके सपने पर जो एक दबी हुई राख थी उसके चिंगारी को भड़काने का काम आपने कर दिया। कार हर व्यक्ति का सपना है, अच्छा घर हर व्यक्ति का सपना है, लेकिन टेड टेक्निक का जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आप उसके बहुत अंदर तक घुस जाते हैं और उसके जो सबकॉन्शियस माइंड में एक कार बैठा हुआ था, उस कार को के साइज को आप उसके ब्रेन में बड़ा कर दिया, क्योंकि आपने उससे कहलवा भी लिया। फिर उसको आपने कहा कि साहब एक्सप्लेन करो। अब एक्सप्लेन करने में उसका दिमाग लगेगा। फिर आप कह रहे हैं कि उसको डिस्क्राइब करो, तो डिस्क्राइब करेगा तो उसके अंदर तक वो घुस जाएगा। ये जो आपको वीडियो प्रियांशु जी दिखाते हैं ये क्या है, उदयपुर। सिंपल सी बात है, गुड डॉग ने तो कहा कि भाई उदयपुर चलना है, बहुत अंदर थोड़े घुसा वो। लेकिन अब लीडर का ये काम है कि टेल मी, एक्सप्लेन मी, डिस्क्राइब मी। अब ये चीज जब वो वीडियो के माध्यम से दिखाते हैं तो एक व्यक्ति उदयपुर में घुस जाता है। उदयपुर के हर झील को, हर महल को, वहां के खान पान को, वहां के नृत्य को, वहां की संस्कृति को जब वो देखता है तो अपने आप को उदयपुर में बैठा हुआ महसूस करता है। तो ये एक सपने जगाने जैसी चीज है। कहने का भाव मेरा ये है कि जब भी हम किसी प्रोस्पेक्ट से बात करें तो इन सब छोटी छोटी चीजें हैं और ये सब छोटी छोटी चीजें आपको ट्रेनिंगों के माध्यम से ही बताई जाएंगी, आपको मिलेंगी। किताबों में भी इन सब चीजों का जिक्र होता है, बहुत अच्छे अच्छे ट्रेनर इन सब चीजों का जिक्र करते हैं, लेकिन हम लोग अपनी जो दिनचर्या है और व्यस्ततम जिंदगी है उसमें इन सब चीजों पर बहुत फोकस्ड नहीं हो पाते हैं। चीजों को अगर सुनते भी हैं तो स्किप कर जाता है दिमाग से। तो इस तरह से अगर हम लोग बातचीत कर रहे हैं, सुबह की मॉर्निंग मीटिंग में आए तो कुछ ना कुछ आपको नया मिलेगा, कभी प्रियांशु जी के माध्यम से, कभी पुण्येंदु जी के माध्यम से, कभी गौरव जी के माध्यम से, कभी गोविंदा जी के माध्यम से, कभी मुझसे। तो ये सारी नई नई जब चीजें मिलेंगी आपको तो आपके नॉलेज, आपके स्किल में इजाफा होगा। तो इसलिए मॉर्निंग सेशन में आते रहिए और उदयपुर तो जरूर चलिए, क्योंकि ये एक सपने जैसा है चीज। देखिए आपके पास पैसा है, आप उदयपुर जा सकते हैं अकेले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उदयपुर अपने टीम के साथ जाना, अपने परिवार के साथ जाना एक अलग ही रोमांच, एक अलग ही उसको क्या कहते हैं, अनुभव देता है। लोगों के साथ जाना और अकेले जाने में बहुत फर्क है। और एक बात मैं बताऊं आपको, एक मनोविज्ञान है, आज इंसान जो है ना अकेले में बहुत डरता है। इंसान को इंसान चाहिए, किसी को भी अकेलापन भी महसूस हो ना, फिर भी वो अगर इंसानों के बीच में रहेगा, लोगों के बीच में रहेगा तो वो सेफ महसूस करता है, सुरक्षित महसूस करता है। अकेले से एक इंसान को डर लगता है। तो बोलते हैं ना, अब इंसान इंसान से डर रहा है, इंसान इंसान से नहीं, इंसान
अपने आप से डर रहा है, अकेलेपन से डर रहा है। और ये जो अकेलापन है, इस पर मैं कभी फिर बातचीत करूंगा आपसे। ये बहुत कचोटता है जब आप एक उम्र के व्यक्ति उस पड़ाव पर जब आप पहुंच जाते हैं, एक उम्र के पड़ाव पर पहुंच जाते हैं, तो आपसे कोई बात करने वाला नहीं होता है। कल मैंने जिक्र किया था मुकेश कोठारी जी का, कि एक बुजुर्ग माँ बाप अगर आपके घर में हो तो आप उनके पैर के नजदीक बैठ जाइए, थोड़ा पैर पर हाथ लगाइए, और फिर जो उनका आशीर्वाद मिलेगा, जो उनकी फीलिंग होगी, वो आपको अभूतपूर्व मिलेगी। ये क्या है? क्योंकि एक बुजुर्ग व्यक्ति बहुत अकेला हो जाता है उम्र के उस पड़ाव पर। वो बहुत चल फिर नहीं सकता, घूम फिर नहीं सकता, उसको बहुत सर्किल नहीं मिलेगा, लोग बातचीत करने वाले नहीं मिलते हैं। उस समय जो भी वो कहें, गलत कह रहे हो, कुछ भी कह रहे हो, आपके पास दिमाग है सही करने का, सही चलने का, आप बिल्कुल अपना दिमाग चलाइए, लेकिन उनकी बात सुनिए जरूर। क्योंकि हर स्वर्गीय सतीश पंडित जी ने भी इसका जिक्र किया है कि हर इंसान के अंदर एक दबी हुई भावना है कि मेरी आवाज सुनो, और उस पर एक कहानी भी उन्होंने बताया हुआ है कैसेट में। तो इस चीज को समझिए, हर व्यक्ति के अंदर एक, हम सब लोगों के अंदर एक भावना छिपी हुई है, मेरी आवाज सुनो। हमें सुनने वाला कोई चाहिए। हम कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं, बोलना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं होता। ये इंडस्ट्री आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जहां बहुत सारे लोग आपकी बात सुनते हैं। आपको आपको कहने वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे, आप सुनने वाले बनिए। आपको सुनने वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे, आप कहने वाले बनिए। तो सुनना और कहना, ये दोनों चीजें तभी संभव हो पाएंगी जब हम इन सब चीजों से गुजरेंगे, इन सब चीजों को महसूस करेंगे। क्योंकि ये जो चीज है ना, सपना, सपना तर्क से नहीं चलता साहब। ये भावनाओं का खेल है, इमोशंस का खेल है। यहाँ पर तर्क काम नहीं करेगा। क्यों उदयपुर जाए, 13,000 रुपया लगा के उदयपुर जाना है, कोई अकलमंदी है क्या? बहुत सारे तर्क हैं, लेकिन तर्क से जीवन नहीं चलता, बिजनेस नहीं चलता। बिजनेस चलता है भावनाओं से। सपने जो है ना, ये भावना है। सपना, सपने को अगर आप तर्क के तराजू में तोलिएगा तो आप बेईमानी कर रहे हैं उस सपने के साथ। इसलिए सपने अगर पूरे करने हैं तो भावनाओं को प्रबल कीजिए। भावनाएं ज्यादा कारगर होती हैं बनिस्बत तर्क के, क्योंकि तर्क लक्ष्य और बाधाओं के बीच में तुलना करना शुरू कर देता है। जब आप लॉजिकली किसी चीज को सुनते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, तो वो तुलना करता है। अरे उदयपुर जाने में 13,000 रुपये खर्च होंगे, ट्रेन का टिकट कटाओ, भीड़ भाड़ में जाओ, हम तो भैया यहीं सुरक्षित हैं जैसे हैं। तो एक हुआ तर्क, और दूसरी है भावनाएं। तर्क दिमाग से चलता है और भावनाएं दिल से चलती है। भावनाएं दिल से महसूस की जाती है। और इस पर मैं एक छोटी सी कहानी कह करके मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। थोड़ा टाइम देख लूं कि टाइम, बस हाँ हाँ हो जाएगा, 2-3 मिनट की कहानी है ये। एक बार एक मौलवी साहब इबादत कर रहे थे, नमाज पढ़ रहे थे। तो उन्होंने अपनी चादर बिछाई थी और नमाज वो पढ़ रहे थे। तो उस जमाने में लैला जो है, लैला और मजनू के बारे में सब लोग जानते होंगे। लैला मदहोश, मदहोश का मतलब अपने आशिक से, अपने मजनू से मिलने के लिए उतनी उतावली थी, इतनी मदहोश थी कि उसको सिर्फ अपना टारगेट, अपना लक्ष्य दिखाई दे रहा था कि बस किसी तरीके से हम मजनू से जाके मिलने। वो बेतहासा, उसको पता चला कि अमुक जगह पर मजनू है, तो वो बेतहासा दौड़ती हुई मजनू के पास जाने लगी, और गलती से नमाज पढ़ रहे उस मौलवी के चादर पर उसका पैर, उस जमाने में चप्पल जूते नहीं हुआ करते थे, तो नंगे पैर ही दौड़ रही थी। तो पैर, स्वाभाविक है जब हम नंगे पैर चलेंगे तो पैर, पैर तो गंदा होगा ही। तो उस गंदे पैर उस मौलवी जो नमाज पढ़ रहे थे उनके चादर पर भी पड़ गया, और वो दौड़ते हुए मजनू के पास पहुंची, मिली। उसके बाद थोड़ा उसको सुकून आया। मौलवी साहब इस बीच जो नमाज पढ़ रहे थे, उनको बड़ा गुस्सा आया कि ये लड़की, बेगैरत लड़की जिसको कुछ समझ नहीं है, मेरे चादर पर पैर रख करके चली गई। तो उसने इंतजार करना शुरू किया कि जब वो लौटेगी तो मैं उसकी खबर लेता हूँ। जब वो अपने आशिक से मिलके, अपने मजनू से मिलकर के जब वो वापस लौटी, तो बहुत शांत थी, बहुत काम थी, और बहुत अंदर से आनंदित थी। जब वो लौटी तो मौलवी साहब उसको रोके, ए लड़की रुको, तुम बहुत बेगैरत लड़की हो, तुमको होश नहीं है। तुमने हमारे, जब मैं नमाज पढ़ रहा था तो तुम्हारे यहाँ, तुमने हमारे चादर पर पैर रख करके चली गई। तो बहुत संजीदगी से, बहुत ही सधे हुए अल्फाज में लैला ने उनसे कहा कि अगर
गलती से मेरे पैर आपकी चादर पर पड़ गए हैं, तो मैं इसके लिए तहे दिल से माफी मांगती हूँ और मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे ये बहुत बड़ी गलती हो गई, ऐसी गलती होनी नहीं चाहिए थी। लेकिन एक चीज मैं जानना चाहती हूँ आपसे कि मैं अपने आशिक से मिलने के लिए इतनी बेताब थी, इतनी मतलब अंदर से उत्साहित थी कि मेरा ध्यान इधर-उधर कहीं नहीं गया। मेरा ध्यान तो सिर्फ मजनू से मिलने पर था, लेकिन आप तो खुदा की इबादत कर रहे थे। आपका ध्यान मैं उस पर चढ़ के गई हूँ, आपका ध्यान इधर कैसे आ गया? आप भी अपने काम में, अपने इबादत में तल्लीन रहते तो आपका ध्यान इधर नहीं जाता। बहुत मौलवी साहब बहुत शर्मिंदा हुए इस बात को सुन कर के, क्योंकि भावनाएँ मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मौलवी साहब ने तर्क का इस्तेमाल किया, दिमाग का इस्तेमाल किया कि ये लड़की मेरे चादर पर नमाज़ पढ़ते समय पैर रख के कैसे चली गई, ये उनका दिमाग था। लेकिन लैला भावनाओं की वशीभूत थी, भावनाएँ उसके अंदर इतनी प्रबल थी कि उसने बिना सोचे विचारे अपने आशिक से मिलने के लिए वो चली गई। मेरे कहने का मतलब है कि देखिए तर्क का इस्तेमाल मत कीजिए, बहुत जगह तर्क काम नहीं करता है, कुछ जगह तर्क काम करता है, कुछ जगह भावनाएँ काम करती हैं। दिल और दिमाग, इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी काम कीजिए तो दिल और दिमाग से कीजिए। दिमाग आपको कुछ बोलेगा, दिल कई-कई जगहों पर आपको कुछ बोलेगा। लेकिन जब सपने की बात आती है, तो वहाँ पर तर्क का कोई महत्व नहीं है, वहाँ भावनाएँ प्रबल होती हैं और उदयपुर चलना, गुड डॉट का टारगेट अचीव करना, ये सारा चीज़ तर्क से नहीं, लॉजिक से नहीं, हालाँकि हमारे लीडर यहाँ दोनों तरीके से हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लॉजिकली भी और इमोशनली भी। लॉजिक ये है कि चलेंगे तो बहुत सारा बिज़नेस बढ़ेगा, आपके घर में पैसा जाएगा, ये सारा लॉजिक है। भावनाएँ क्या हैं? भावनाएँ हैं जो बहुत कम दिखेंगी, अपलाइन के साथ रहना, अपलाइन से बातचीत करना, अपलाइन के संपर्क में आना, अच्छी संगत में रहना, ये सारी चीज़ें भावनाओं से संबंधित होती हैं। तो ये भावनाएँ अगर प्रबल हो जाएँगी, तो निश्चित रूप से हम सारे लोग इस टारगेट को भी अचीव करेंगे और भावनाओं के वशीभूत होकर के अगर हमने इन सब कामों को कर लिया, अपने डाउनलाइन के लोगों को अचीव करवा दिया, खुद भी अचीव कर लिए, तो निश्चित रूप से आने वाला जो समय है, वो बहुत ही बेहतर होने वाला है। इस अपेक्षा के साथ, इस उम्मीद के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए पुनः प्रियांशु जी के पास जाना चाहूँगा। बहुत-बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। थैंक यू। जय